बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलाम अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सफारती सतह पे हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को, अस्करी सलाहियत को तस्लीम किया जा रहा है। इसी लिहाज से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन एक दिफाई मुआहदा हुआ है जिसे एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। जब इस मुआहदे का ऐलान हुआ उस वक्त से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर और हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ तजियाकार हैं वो अपनी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से इस वक्त हिंदुस्तान तन्हाई का शिकार है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल आगे बढ़ रहा है। इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होंगे, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही बात होगी मुल्की सियासत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन क्या दूरियां बढ़ रही हैं। एक दूसरे के ऊपर तनकीद का जो आगाज़ हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत की तरफ अब भी मौजूद है। क्या तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत भी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दफाई मुआहदे का, जिसके नतीजे में ये बात अब साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक अहम पोजीशन में आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हों, दोनों की सफारती कामयाबी के नतीजे में और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान की ईरान अमेरिका वार हो या इस खित्ते की सूरत हाल हो, पाकिस्तान के किरदार को हर जगह सराहा जा रहा है। मेरे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा। ज़रका तैमूर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए तो आज के इस मुआहदे को आप किस नज़र से देखती हैं? अगरचे होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की आवाम और हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले को इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने जो दिफाई पोजीशन ली हुई है, हिंदुस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त से दो चार किया है, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई पूरी दुनिया में हो रही है। और अगर ये मुआहदा जो है, जिसको सऊदी अरब और तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहदा है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान जिस तरह से दिफाई महाज पे एक जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है, जो ये मुआहदा हो रहा है तुर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और आप देखेंगे कि इसमें और मुल्क भी शामिल होंगे। ये एक दुनिया की इस वक्त रीसेट चल रही है, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है वो बुरी तरह फेल हो चुका है। आलमी लेवल पे भी, हमारे घर के पाकिस्तान के लेवल पे वो तो आप बाद में बात करेंगे, लेकिन आलमी लेवल पे भी जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस और जो बाकी निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, वो ना तो इस दुनिया के ममालिक को उनके हकूक दिला रहा है, ना उनकी आवाज होती है। मुल्कों में जेनोसाइड हो रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से गजा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की एक ग्रैंड प्लान बनाई गई है, तो ये जिस तरह थिएटर्स ओपन किए गए हैं, यूक्रेन रशिया का थिएटर, फिर ये मिडिल ईस्ट का, और अचंबा नहीं कि कुछ दिनों में कोई फार ईस्ट में भी कुछ, जिस तरह कंबोडिया और थाईलैंड का एक थिएटर है। तो ये इस वक्त एक बहुत ग्रेट गेम चल रही है, और इस वक्त सुपर पावर्स जो हैं उनकी पावर शिफ्ट्स हो रही हैं, तो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और रीसेट हो रही है। तो पाकिस्तान इसमें एक मिडिल पावर की सूरत की इज्जत के साथ आगे आया है, और हमारी दुआ है कि इसी तरह चलता रहे। और क्योंकि बड़ा टाइट रोप है जो इस वक्त पाकिस्तान, अभी नहीं बल्कि कई महीनों से एक पुल सरात है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान है हमारे साथ का नेबर, दूसरी तरफ अमेरिका है, वो भी, उनके साथ भी हमारे पुराने मरासिम है। फिर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हमारा एक पार्टनर है जो बड़ा हमारा कलीदी पार्टनर है। फिर मिडिल ईस्ट में यूएई हमारा बड़े रवाबित हैं और बड़े हमारे उनसे रिलेशनशिप है। इसी तरह कतर है, बहरीन है, कुवैत है, और तुर्की तो खैर है ही हमारे साथ बड़े अरसे से। तो ये सारे मुस्लिम ममालिक और दूसरे ममालिक, इनके साथ हमारी, और चाइना आपको पता है जी जी,
चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये इन सारे मामलात में पाकिस्तान जिस तरह से ईरान और अमेरिका के माबैन और मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ जिस तरह से चल रहा है, हर एक का हक अदा करके यमन जी जी में भी एक बेहतर रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि मैं मुस्लिम ममालिक के साथ इंगेज किसी किस्म की उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है लोगों की पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्कुल ठीक बड़ी स्ट्रांग है। और तो इन सारी चीजों को मलूज़े खातिर रखते हुए बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और अपने जो लीडरशिप है इस वक्त। ये देखिए बात ये है कि तहरीके इंसाफ से मैं जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। और वेरी पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा सारे पाकिस्तान को पाकिस्तान के झंडे तले इकट्ठे बिल्कुल ठीक। होना है। 14 अगस्त आ रहा है तो ये वक्त है कि हम तजदीद अहद करें। हमारे जो मसाइल हैं उनके लिए हम बिल्कुल आवाज ठीक है। बिल्कुल उठाएंगे। खान साहब के लिए हम कहते हैं कि उनके लिए मैं आसानी की जाए, उनको ठीक वो जेल से निकलना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर भी इंतशार ना हो और मुल्क के मैं डॉक्टर बाहर साहब, भी बहुत मैं अच्छा इसी रोल पे प्ले मामले पे आपकी तरफ वापस आऊंगा। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है, इस पर भी बात करेंगे। हुज़ैफा रहमान साहब, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा ने। उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा तल्लक है, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। एक बड़ा दिफाई मुआहदा, तीन बड़ी कुव्वतें, तीन बड़ी ताकतें एक दूसरे के दिफा के लिए यकजान हो गई। आप इसको कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब कि आपने इस हसास और अहम तरीन मामले पे हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं चंद एक गुज़ारिशात आप पे गोशगुज़ार करूँगा। जी जी मलिक साहब, आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है सऊदी अरब से हमारा जो सफ़ारती ताल्लुकात थे वो एक बिरादर ममालिक में कन्वर्ट हुए। और वैसे भी हमारी जो जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारा दिल जो है वो हरम शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हरम शरीफ की हिफाज़त के लिए हमेशा धड़कता है, चाहे वो मक्का शरीफ हो, चाहे मदीना शरीफ हो। तो इस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा एक क़ल्बी ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से। और बिल्कुल दूसरी तरफ अगर टर्किया की बात करें तो बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की बड़ी ही एक तारीख़ी वाबस्तगी रही ख़िलाफ़त उस्मानिया के साथ। आपको याद होगा कि जब 1914 में पहली जंग अज़ीम में ख़िलाफ़त उस्मानिया ख़तरे में थी, तो बर्र-ए-सग़ीर की मुसलमान औरतों ने अपने ज़ेवरात उतार कर भेजे थे। और जब एमएल उर्दगान जब आप यहाँ पर आई सैलाब के डेज़ में, तो उन्होंने अपना नेकलेस उतार कर दिया उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म की बेगम साहिबा को। तो वो उसकी याद में था, बेसिकली उन्होंने वो एक्नॉलेजमेंट थी कि हमें आज भी याद है कि 100 साल पहले या 90 साल पहले पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बर्र-ए-सग़ीर के लोगों ने क्या रोल प्ले किया। तो इसलिए हमारा ख़िलाफ़त उस्मानिया की वजह से टर्किया से भी बड़ा एक जो है वो बिल्कुल दिली ठीक। और मज़हबी और एक जो है वो लगाव है, एक तारीख़ी लगाव है। तो ऐसे में आप ये देखें कि चूँकि जब आप कोई फ़ैसला करते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपका कोई मुआशी मुआहदा हो रहा हो, तो हुकूमतें कर लेती हैं, कोई और मुआहदा हो। लेकिन बिल्कुल जब आप ठीक। दिफ़ाई मुआहदे की बात करते हैं, तो उसमें विल ऑफ द पीपल होना ज़रूरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप मौजूदा अपनी सियासी और ख़ास तौर पर अस्करी क़यादत को, चूँकि मुआहदा ही दिफ़ाई है और इसका बिल्कुल क्रेडिट अगर किसी एक शख़्स को आप देंगे, टीम के कप्तान शहबाज साहब हैं। लेकिन अगर इस मुआहदे का कोई मैन ऑफ द मैच है, तो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। ज़ाहिर है बुनियादन मरसूस में मार्के हक़ में जिस तरीके से उन्होंने करेजियसली फ़ैसला लिया, क्योंकि शेर और हाथी में क्या फ़र्क होता है? एक हाथी 100 शेरों पर भारी होता है, बट उसमें करेज नहीं होती कि वो शेर पर हमला कर सके। लेकिन एक शेर जो है, वो 100 हाथियों के झुंड पे हमला कर देता है। वो उसकी करेज होती है और वही करेज उसे जंगल का बादशाह बनाती है। वो करेज थी 9 और 10 मई को जो आसिम मुनीर साहब ने की और पाकिस्तान ने जवाब दिया। और फिर भारत के 7 और कुछ रिपोर्ट्स में 10 हथियारे गिरे और उसी के बाद पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट हुआ। आपका बिरादर मुल्क सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, सबको अंदाजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा कितना नाकाबिल तस्खीर है। तो मौजूदा हालात में ऐसी बिल्कुल कौमों के दरमियान, यानी एक तरफ सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, जिनकी तारीखी आपस में सियासी और मजहबी हमआंगी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशी का मकाम है आज हमारे लिए। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह करे हम दीगर मैदानों में भी, मईशत का मैदान है, पेट्रोलियम का मैदान है, मसनूआत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात हैं, उसमें भी ऐसे ही एक्सेल करें। लेकिन आज का दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज साहब के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि इट इज़ अनदर फीदर इन देयर कैप।
और अल्लाह करे कि ये सिलसिला तसल्सल जारी रहे। जी बिल्कुल ठीक है। हैदर कुरैशी साहब, जैसे कि बात हम कर रहे हैं कि रीअलाइनमेंट हो रही है दुनिया की, इस खित्ते के अंदर एक तरफ अमेरिका ईरान जंग जारी है, हालात कशीदा हैं इस पूरे खित्ते के। इन हालात में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का एक दफाई मुआहदा कर लेना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और दूसरा जिसका हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ने जब से हिंदुस्तान को शिकस्त दी उस वक्त से एक कामयाबी का सफ़र है जो मुसलसल हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में तनकीद हो रही है मोदी सरकार के ऊपर, मोदी को बतौर वज़ीर आज़म तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उसकी वजह से हिंदुस्तान पीछे जा रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है और दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने जो इज़हार किया अहम मुद्दों का, मैं आपकी तवज्जो एक दो और चीज़ों की तरफ मबज़ूल करवाऊंगा। मोदी के मुतल्लिक बहस करना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करना है। कि जो ब्लंडर्स हैं कश्मीर से लेकर और अपनी जनता के ऊपर, तो वो अपना ना अंदरूनी मुल्क संभाल सक रहा है और ना अपने बैरूनी मामलात में, तो वो तो अपने ही गुनाहों के सैलाब में डूब जाएगा जो उसने जिंदगी जैसे गुजारी है। और मेरे ख्याल में भारत की आवाम जो है आज सून गोइंग टू टेक हिम टू टास्क। हम अपनी फतूहात जो हैं, आपको याद है पिछले सितंबर में हमारा म्यूचुअल डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, अनऑफिशियली तो हम पहले से बहुत काम कर रहे थे और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो खादिम हरमैन शरीफैन है और जो होली साइट्स हैं उनके लिए हमारे लिए हिफाजत करनी वाज पैराडाइम। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जब फरवरी में जब जंग हुई, मिडल ईस्ट वॉर हुई, तो पाकिस्तान का जो ग्लोबल पीस मेकर का एक किरदार आया। जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई अप्रैल में, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने स्पेयर हेड किया और इसाक डार साहब ने भी बहुत एक उसमें कलीदी किरदार अदा किया एज द फॉरेन मिनिस्टर। ये पूरा टीम एफर्ट था और पाकिस्तान की ऑपोजिशन एंड एलाइज ने भी सपोर्ट किया हर उस मौके पर। तो उसके बाद दुनिया में, जैसे दरका साहिबा ने कहा, ये एक रीअलाइनमेंट और मिडल ईस्ट में ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है और यकीनन हर एक ने अपने फोर्स एंड एनिमीज एंड फ्रेंड्स को जो है आइडेंटिफाई किया है। और ये जो आज जो हिस्टोरिक हुआ है ये एक ट्राइका बन रहा है और इसमें तीन की प्लेयर्स हैं। एक इस्लामिक वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर है जो पाकिस्तान है, एक जो होलीस्ट साइट्स हैं एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमी G7 में जो जिसका शुमार होता है, और तीसरा तुर्किया जो कि एक नेटो एलाय है। तो इस एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान बिलवास्ता तौर पर नेटो अलायंस से भी मुंसलिक हो गया है और ये GCC के अंदर जो क्रेसेंट इनिशिएटिव की बात होती है या इजिप्ट है या दीगर ममालिक हैं जो पाकिस्तान से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर एंगेज्ड हैं। और ये 10 महीने हो गए थे इस एग्रीमेंट को, क्योंकि मुझे याद है जनवरी में मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन रजा हराज ने भी ये बात की कि हमारी बातचीत चल रही है और ये महीनों और दिहाइयां लगती हैं। और ये अच्छी बात इस एग्रीमेंट की ये है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक अपनी म्यूचुअल डिफेंस डिटरेंस के लिए है, दिफा के लिए है और सस्टेनेबल डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, इसमें और बहुत सारी पेचीदा चीजें हैं। तो ये बहुत अहम दिन है और पाकिस्तान की जो है जश्न आजादी से पहले ये एक और गिफ्ट है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की, इसमें और बहुत ममालिक शामिल होंगे और पाकिस्तान का एक जो काइनेटिक माइटी रोल है वो बहुत बेहतर होता दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी को, हमें अपने अंदरूनी मुल्क हालात को, मलिक साहब हैविंग सेड दैट, हुकूमत को बार हम ये कहते हैं कि आप ऐसी चीजें मत करें जिससे मुल्क में इंतशार, जिसमें मुल्क में जो है कन्फ्रंटेशन, जिसमें मुल्क में प्रोटेस्ट की फजा जो है उसको तकवीयत मिले। हमें अपने सूबों में मामलात को बेहतर करना है, हमारे अपने मुल्क की इकोनॉमी उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, हमें उसको बेहतर करना है। तो ये जो फतूहात हैं, इनको जिस तरीके से हम $10 अरब का स्टैंड बाय फैसिलिटी जो वॉशिंगटन से हम निगोशिएट कर रहे हैं, इस किस्म की हम इसको इकोनॉमिक
सक्सेसेस में हमने टर्न करना है, वो उसी सूरत हो सकता है जब मुत्तहिद हो कौम, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ और जमहूरियत के साथ हम खड़े हों और हम मिलजुल कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट और दीगर स्टेक होल्डर्स जो है, अदलिया है, मीडिया है, हम सबको इन सब फतूहात को एक सक्सेस में कन्वर्ट करना है। ये कोई सिंगल हैंडेडली काइनेटिक एनर्जी से नहीं हो सकता, किसी जो है आर्मी ऑपरेशन से नहीं हो सकता, किसी जमहूरियत की बका के लिए, बचाने के लिए मुजाहिरों से नहीं हो सकता, लाठी गोली की सरकार से नहीं हो सकता, धांधली धौस वाले इलेक्शन से नहीं हो सकता। हमें अपने मामलात को भी ठीक करना है, बिल्कुल ठीक, और हमें आगे लेकर चलना है। व्यू आगे कुछ मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे, क्योंकि अंदरूनी सियासत जो मुल्क की सियासत है, इसमें से हम जो है कब कामयाब होंगे, कैसे बेहतर होंगे, कैसे, जिसका जिक्र कुछ सब ने भी किया कि जनाब हमें मिलजुल कर जो है वो तरक्की की जानब आगे बढ़ना है और ना किसी को नीचे दिखा के। इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर ज़रक़त तैमूर साहब, ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने कामयाबी हासिल की सफारती सतह पे, मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, अपोजिशन हुकूमत का झगड़ा है, पीटीआई के अपने मुतालबात हैं, पीटीआई की अपनी शिकायत हैं, इन शिकायत के माहौल में मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मिलजुल कर बैठ कर फैसले करने के लिए सियासी जमातें मिल बैठती क्यों नहीं हैं? हर बार कहा जाता है मुज़ाकरात होंगे, आप एहतजाज की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब भी नहीं होती, लेकिन एक झगड़े की कैफियत से निकल के डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आते? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। बात ये जी कि खान साहब ने तो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को पार्टी से अलावा लोग उन्होंने ढूंढे जिनके ऑलरेडी रवाबित हैं हुकूमत, इस वक्त की हुकूमत के साथ और मुक़्तदरा के साथ, उन्होंने इसलिए उनको सिलेक्ट किया कि ये मुज़ाकरात करें। आपको पता है नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकज़ई साहब खुद गए शहबाज शरीफ साहब के पास, उन्होंने कहा जी हमने आगे चलना है, हमने बात करनी है, आपने मुज़ाकरात करने हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी यही कहते हैं। बात यह है कि हुकूमत जो इस वक्त की है, 3.5 साल इनको इस हुकूमत में हो गए, तो इनको 5वां बजट ये लेके आए हैं। इन्होंने तो जिस तरह फॉर्म 47 का जिस तरह से भी ये बैठे हुए हैं चले, लेकिन ये चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात हो। हम तो रेडी हैं मुज़ाकरात के लिए। ये इनको इस बात का खौफ है कि अगर तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात हो गए तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। हालांकि ऐसी क्या बात है, हमने तो देखें, हम तो खान साहब कहते हैं मुझे जेल से, मैं केसेस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू निकलूंगा, वो नहीं कहते कि मुझे जेल से निकालो। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क को आप आगे लेके जाएं। हमारी हुकूमत 3.5 साल की थी, कोविड के बावजूद हमने 6% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। अब इनके पास हर किस्म की सपोर्ट है, जीएसपी प्लस इनके पास है, सारे वेस्टर्न मीडिया की इनको सपोर्ट है, वेस्टर्न ताकतों की सपोर्ट है। इस वक्त हाइब्रिड निजाम भी चल रहा है, तो और ये तो तजर्बेकार भी है। तो ये ऐसे इन्होंने इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इनका सारा फोकस अपने केस खत्म कराने पे था, बड़ी माजरत के साथ अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए। इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी पे एफर्ट ही कोई नहीं किया। देखे ना, एग्रीकल्चर भी तबाह, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, एग्रीकल्चर के साथ जो जुल्म इस हुकूमत ने किया है उसकी दीद आपको नहीं मिलती। 17,000 का डीएपी का इस वक्त बैग है और आप 2,500 3,000 का मन दे रहे हैं व्हीट। आप मुझे बताएं गरीब फार्मर किस तरह चलेगा? और फार्मिंग के बगैर कुछ होता नहीं है। नहरें ये नहीं बनने देते, किसी किस्म का काम, सूबे आ गए उसके ये खिलाफ है। अच्छा, इनको कहा गया कि आप खर्चे कम करें। 9 ट्रिलियन का इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बोझ है इस मुल्क पे, गरीब लोग हैं। आप बताइए, किसी चीज की तरफ इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनसे पूछे ना, क्यों नहीं इन्होंने खर्चे कम किए? क्यों इन्होंने बार बार आईपीपीज को सपोर्ट किया, शुगर माफिया को सपोर्ट किया, व्हीट माफिया को सपोर्ट किया? जो आईपीपीज हैं उसमें से 47 तो सीधे सीधे नून लीग के बनते हैं, 36 उसमें से बनते हैं पीपल्स पार्टी के। तो ये लोग अपने ये इस मुल्क के अवाम का बड़ी माजरत के साथ जिस तरह से इस मुल्क की अवाम के साथ हो रहा है, और अब जो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा कि अगर कॉकरोच आ गए तो क्या बनेगा,
तो अब इनको इस बात से खौफ करना चाहिए कि लोग, आप देखिए लोग कहाँ जाएं, आम आदमी सिर्फ टैक्स देने के लिए, उसके गरीब के मुंह में दूध नहीं जा सकता, दूध पे भी टैक्स है। मैं इन्हीं चीजों को जवाब जरा ले लूं ज़फ़र रहमान साहब। ज़फ़र रहमान साहब, जी ज़फ़र साहब, ये चार्जशीट है आपके खिलाफ, वो कहते हैं जी मुज़ाकरात हमारे साथ आप करते नहीं है, जेल से खान साहब बिल्कुल आने के लिए कोई बेताब नहीं है, लेकिन आप मुल्क तो को ठीक करें ना। जी, गुजारिश ये है कि बिल्कुल अगर बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है या जेल से बाहर आने की बार बार वो जो है तमन्ना नहीं करते, और तमन्ना भी कोई अदालती जो है वो रिलीफ के जरिए नहीं बल्कि हुकूमत के साथ जो है वो किसी डील के जरिए, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ की बहनें बार बार मुज़ाकरात में रुकावट क्यों बनती हैं? बानी तहरीक इंसाफ की बहनें इलाज का मामला हो उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं, और जब हुकूमत कहे कि आप अपनी मर्जी का डॉक्टर बोर्ड में डाल लें तो आखिरी वक्त में बैरिस्टर गौहर को रोक दिया जाता है, बल्कि उनकी खिंचाई की जाती है कि आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में स्टेटमेंट क्यों दिया। उसके बाद अगर हुकूमत की तरफ से या कोई इस तरह का राब्ता कायम हो कि जिससे किसी बहन की मुलाकात वेलबींग के लिए कराई जा रही हो, तो अलीमा खान साहिबा रोक देती हैं कि नहीं, मैं ऐसी मुलाकात नहीं करूंगी। वजह क्या? क्योंकि पता है कि सारा बयानिया दफन हो जाएगा, जब मिलकर आ जाएंगी पता होगा कि उनकी वेलबींग ठीक है। और जब 4 दिसंबर को एक बहन को वेलबींग जानने के लिए भेजा जाता है तो बाहर आकर भाई की वेलबींग नहीं बताती, ना ये बताती हैं कि सितंबर से उनकी आंख का इशू चल रहा है, वो बाहर आकर बाकायदा तौर पर एक मुतनाज़ा ट्वीट करती हैं और एक पूरा बयानिया बनाती हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर तहरीक इंसाफ वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो मेरी बहन है सेनेटर सरका, ये बैरिस्टर गौहर साहब से औनोत पूछ लें और सोहेल अफरीदी से कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ की बहनें किस अल्फाज में आड़े हाथों लेती हैं कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने। अगर आपने मुज़ाकरात मुल्क के लिए करने हैं, अगर आपने मुज़ाकरात जो है वो सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत की मजबूती की खातिर करने हैं, तो मुझे बताएं पूरे बजट सेशन के अंदर आपने कोई शेडो बजट दिया? क्या लेवी हुकूमत ने बढ़ाई या कम की, जो भी, इस पर आपने कभी कोई अपना नुक्ते नजर दिया? कभी आपने कोई पैरेलल पॉलिसी पंजाब में दी कि वीट प्रोक्योरमेंट के हवाले से ये बेहतर चीजें हैं? आपने हमारे खिलाफ इतनी लंबी चार्जशीट कर दी। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 15 महीने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई जो कि फैसला करती है कि किसी भी अजनास ने बाहर कितना एक्सपोर्ट होना है, और पाकिस्तान की तारीख में 15 दिन से ज्यादा कभी अजनास की एक्सपोर्ट जो है उसकी परमिशन नहीं होती, वो एक्सटेंडेबल होती है हर 15 दिन बाद कि कहीं मुल्क में गले की किल्लत ना हो जाए। और आपने 15 महीने बानी तहरीक इंसाफ ने अपने मुबारक कलम से चीनी की एक्सपोर्ट जारी रखी। हमने तब कुछ नहीं कहा। मियां नवाज शरीफ हुकूमत छोड़कर गया था, यूरिया 1300 की बोरी थी। उस्मान बुजदार ने जिस दिन हुकूमत छोड़ी यूरिया 5500 की थी। मियां शहबाज ने पंजाब हुकूमत छोड़ी तो डीएपी जो है वो 2700 की बोरी थी। जिस दिन उस्मान बुजदार और इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी उस दिन जो डीएपी है वो 14,000 की बोरी थी। मैसी फर्गूसन का ट्रैक्टर हम 7 लाख पर छोड़कर गए थे 2018 में, जब हमने दोबारा हुकूमत संभाली वो 32 लाख का था। आप यही आज क्या रेट है भाई? इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी का डिक्लाइन आराम आराम से होता है, लेकिन इसकी जो तेजी से होता है डिक्लाइन, और तरक्की जो है वो आराम आराम से होती है। आपने पूरी मईशत की बुनियादें बिठा दी। आज 4 साल हो गए हैं, आप लोग माशाल्लाह इतने मौशी एक्सपर्ट थे, 200 अरब डॉलर लेकर आए बाहर से, 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर दिए। ये मईशत अभी तक संभल नहीं पा रही। पूरी दुनिया के बैनुल-अक़वामी जरीदे लिख लिख के थक गए थे कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आईएमएफ को डॉज कर दिया है, जो आईएमएफ को चूना लगाकर जा रहा है। तब आपने पूरा 1.5 साल लगाया, आईएमएफ को मनाया, दुनिया में अपनी साख बहाल की। इसी सऊदी अरब, इसी टर्की के बारे में बानी तहरीक इंसाफ जो उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने असेंबली की पहली स्पीच जो थी 2018 में जुलाई में जब वो वजीर आजम बने थे, 2 अगस्त को जब उन्होंने हलफ उठाया, पहली तकरीर क्या की थी? उन्होंने तुर्की को निशाना बनाया, उन्होंने चीन को निशाना बनाया। सी पैक हम तो चलता छोड़कर गए थे, तुम लोगों ने सी पैक आकर बंद कर दिया, फिर आगे पूछते हो सी पैक चल क्यों नहीं रहा? यानी आप एक घर को आग लगा देते हैं और फिर सवाल पूछते हैं कि अब आप लोग आगे हो, घर फौरन बंद क्यों नहीं रहा? और भाई तामीराती प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस तेज होता है। डिस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने कर दिया हर शोबे में। आप लोग बार बार हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे दौर पे 6% थी, और भाई 6% नहीं थी, वो 6% हम छोड़कर गए थे। तुमने जब डिक्लाइन शुरू किया 2022 में माइनस में चली गई थी, अभी तक हम उसे खड़ा करते फिर रहे हैं, वो 3-4 पे आके रुक जाती है। इकोनॉमिक रिजर्व जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़कर गए उसके 2 महीने बाद रिजर्व $4 बिलियन पर आ गए थे। तो खुद बानी तहरीक इंसाफ सितंबर 2022 में कहते थे बनी गाला में कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा।
डॉलर आपका 325 पे चला गया था। कम से कम ये मान लें कि हमने मुजफ्फर साहब, जो कि प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है, आखिरी लाइन तहरीक-ए-इंसाफ हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तमाम इश्यूज पे, मुल्क की खातिर, इकोनॉमी की खातिर। हम मिस दरका के पास चल के जाने को तैयार हैं। बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई या उसको रिलीफ देने से आप लोगों ने मुज़ाकरात जोड़े हुए, हमने नहीं जोड़े हुए। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हैदर कुरैशी साहब, ये तो झगड़ा है पीटीआई का, मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी भी तीर बरसाती रहती है हर वक्त जो है वो हुकूमत के ऊपर। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के बड़े सख्त बयान हैं, वो कहते हैं जनाब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हुकूमत को गिराना चाहती है पीपल्स पार्टी। देखिए, बहुत जो है ज़ैफर साहब ने मौसर अंदाज में हुकूमती मौक़िफ़ दिया है। बात यह है कि यकीनन माजी में गलतियां हुई और उनका तदारुक करने में वक्त लगता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जहां हुकूमत की कोताही होती है या कमजोरी होती है, हलीफ और इत्तेहादी होने के नाते हम उनकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी करते हैं और काफी जगहों पर वो हमारी बात मान लेते हैं, बहुत जगह पे हमारा इख्तलाफ होता है। लेकिन जहां तक कश्मीर के इलेक्शंस की बात है, हमने पूरी कोशिश की, वहां पे हालात बहुत ही नाजुक थे और पेचीदा थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पूरी कोशिश की कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उससे किसी न किसी तरीके से एंगेजमेंट करके एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बन के उनको लेटर लिखा, उसके जवाब आ चुके हैं और मामलात को हम कहीं ना कहीं देखिए, किसी न किसी को तो संजीदगी का मुजाहरा करना है। लाठी गोली की सरकार से तो कभी मामलात हल नहीं होते। इसका हल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक सलूशन देना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सलूशन दिया और अभी भी उस सलूशन के नतीजे में हमने कब कहा कि महाजरीन की वो 12 नशिस्तें जो हैं वो आप इलेक्शन से पहले खत्म कर दें। हम तो यही कहते रहे कैंपेन में भी कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बातचीत करें और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपना काम कर दे। लेकिन उस इलेक्शन को तो ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफ होना चाहिए था। पहली धांधली कर दी गई, उसको स्टेज वाइज किया गया, उसके बाद जहां दिल किया वहां रिजल्ट्स रोक दिए, वहां पे पोलिंग नहीं करवाई गई और फिर मुहाजिर सीट्स का इलेक्शन पहले करवाकर और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, लेकिन कुछ साहब अगर आज देखा जाए, आज जलसा किया मुस्लिम लीग नवाज ने, बड़ा जलसा किया पहुंच के अंदर, यानी ये भी तो है ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जनरेट होगी वहां पे, लोगों की इन्वायरमेंट शो करती है, लोग किसी प्रेशर ग्रुप के साथ या किसी इंतशारी ग्रुप के साथ नहीं है। नहीं, जलसे होने चाहिए, उनके भी हुए, हमारे भी हुए और जमातों के भी हुए। हम तो चाहते हैं ऑल इंक्लूसिव हो, बल्कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने दौराने कैंपेन बल्कि पीटीआई के दोस्तों को भी कहा कि आपने बाइकआउट का जो फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं है, आप आए, अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें, वोट इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कश्मीर का मामला है, ये ना लाहौर का मामला है, ना कराची का है, ना बलूचिस्तान का है, ना पेशावर का है, ये कश्मीरियों ने फैसला करना है। तो जितना ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन होगा, साफ और शफाफ होगा, पर साफ और शफाफ नहीं है, ऑल इंक्लूसिव भी थोड़ा सा ही है, तो ये तशरीही रह गई। मेरे बस सिर्फ 2 मिनट बचे, मैं चाहूंगा इस पे कमेंट कर दें कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे आप दूर क्यों नहीं करते? इंशाअल्लाह ताला गिले शिकवे सिर्फ 10 तारीख तक हैं और बिलावल साहब की तनकीद भी सर आंखों पर। इलेक्शन ज़ाहिर है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आप हुकूमत पे तनकीद नहीं करेंगे तो किस पे तनकीद करेंगे? उनकी तमाम जलसों मीकी की तकारीर को मैं सियासी तकारीर समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। बिलावल साहब हम पे तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और जो मेरे भाई ने बात की बिल्कुल ठीक की, मैं इसका बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपने जब हुकूमत संभाली थी 8 महीने पहले तब करते। आपके वजीर आजम ने जब वहां के मसाइल को एड्रेस नहीं किया, नेगोशिएशंस या जो भी तरीकेकार आपने अख्तियार करना था चीजें हल नहीं की, तब जाकर देखा कि पुलिस एहलकार शहीद हुए, ऑपरेशन करना पड़ा। और अब हम जब हुकूमत संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इन मसाइल को एड्रेस करेंगे और कश्मीर में अमन कायम करना, वहां पर ये जो जत्थे हैं इनको जिस अंदाज में भी रियासत फैसला करेगी उससे हैंडल करना और कश्मीर में एक पुरअमन माहौल देना हमारी अवलिन तरजीह होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सरकार। तैमूर साहब, फाइनल कमेंट आपसे, बड़ा शार्ट सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को मौखर करती चली जा रही है, अब फिर 1.5 माह बाद जो है वो एहतजाज होगा। 5 अगस्त को जो जलसे हुए, पीटीआई एहतजाजी सियासत में नाकाम क्यों हो रही है?
मलिक साहब एक बात करने दें डॉक्टर जरका की बहुत इजाजत शुक्रिया से। जी, नहीं पीटीआई बिल्कुल कामयाब है। मैं सिर्फ हैदर साहब ने एक जुमला सुन लेता कि मैं आपको कर लेने दीजिए। हमारे 12 लोग थे मैं सब जो मौजूदा हुकूमत में और 7 इनके और ठीक है। हमारे इत्तेहादी हैं, ये इत्तेहादी हैं, ये जो 8 ठीक है। महीने की हुकूमत है ना नून लीग। जी जी डॉक्टर साहबा बात यह जी कि मैं एक तो एहतजाज करती हूँ कि खान साहब की बहनें हमारे लिए बहुत मतलब बहुत इज्जत वाली हैं। आप कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा निकली थी नवाज शरीफ साहब के लिए, फातिमा जिन्ना निकली थी खान अपने कायदे आजम के लिए, बिल्कुल ठीक, नुसरत भुट्टो निकली थी। तो ये जो खवातीन जब निकलती हैं, बहनें बीवियां, इनको एक इज्जत के साथ चलना चाहिए, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो सियासी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई की सेहत के लिए कंसर्न है। हुकूमत का काम था कि खान साहब को उनका प्रॉपर मेडिकल मुआयना कराता और उनकी मुलाकातें बहाल करते। बातचीत वाली जो बातें हैं वो सब सही हैं, लेकिन ये एक सिंपल कर्टसी है जो हुकूमत को करनी चाहिए। और जिस किस्म की बातें इन्होंने की हैं, अपना दिफा नहीं कर सके ये, तो इन्होंने सारी बातें पुरानी की। भाई आप हुकूमत में, आपका काम है परफॉर्मेंस दिखाना, पिछली बातें और गिले शिकवे लेने का कोई फायदा नहीं है। परफॉर्मेंस दिखाएं। जितना लेक्चर दिया है बड़ा ठीक, मैंने 10 मिनट पूरा दिफा किया अपना भी और आपकी खामियों पे भी निशानदेही ठीक। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पे मजीद बात हो सकती थी। डॉक्टर जरका तैमूर साहबा, हुज़ैफा रहमान साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, तीनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।